आज के शो में पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के तहत नए शहर आबाद करने का प्लान। जज़ायर हमारे हैं, सिंध हुकूमत का मौकिफ वफाक और सूबाई हुकूमत में ठन गई। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का गोरख धंधा बेनकाब, एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम का पहला हिस्सा प्रोग्राम का आगाज करते हुए अहम तरीन जो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस आया है, ये ऑर्डिनेंस है क्या, इस पर जो सियासत हो रही है वो क्यों हो रही है, वफाक और सूबे के दरमियान जो आपस में ठन गई है उसकी वजूहात आखिर क्या हैं, क्या इस ऑर्डिनेंस या इस मामले से कोई बेहतरी आएगी या ये इस वक्त एक मुश्किल और एक जिसे कहा जाए कि एनवायरमेंटली हैजर्ड सिचुएशन जो है इस वक्त सूबे के लिए हो सकती है। बड़े अहम पहलू हैं इस मामले के, सियासत के अलावा भी कानूनी पहलू भी हैं। सिंध हुकूमत रद्द कर चुकी है अब इसको, सिंध हुकूमत वापस ले चुकी है अपना जुलाई का लेटर। आज सिंध हुकूमत ये फैसला कर चुकी है, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ये खत लिख चुका है, वफाक के खिलाफ वफाक को एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुकी है। इससे पहले कि उस खत पर आए और सिंध हुकूमत के मौकिफ पर आए, ये ऑर्डिनेंस है क्या, हम समझते हैं ऑर्डिनेंस है क्या। ये ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की जानिब से 2 सितंबर 2020 जारी किया गया। ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता माह को जारी किया गया और 25 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है। यह ऑर्डिनेंस सरकारी गैजेट में शामिल किया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके इजरा की खबर मीडिया से मख्फी रही। इसके चेयरमैन के ओहदे के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार जारी किया गया और ये तमाम जो इस वक्त जज़ायर हैं और बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों पर जो जज़ायर हैं इसकी वफाक की मिल्कियत में है और इन्हें शेड्यूल 1 में रखा गया। इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया, ऑर्डिनेंस से पानी की हुदूद के हवाले से टेरिटोरियल वाटर्स एंड मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि साहिल समंदर के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक का हिस्सा अब अथॉरिटी की मिल्कियत तस्वुर किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत इस के मुताबिक इस अथॉरिटी का जो दफ्तर है वो कराची होगा और इसके सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद होंगे। इसके अथॉरिटी के मामला चलाने के लिए 5 से लेकर 11 मेंबरान पर मुश्तमिल एक बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा। इस बोर्ड का सरबराह चेयरमैन होगा जिसे 5 सालों के लिए मुंतखब किया जाएगा। यह अथॉरिटी इन जज़ायर की जमीन को मुंतकिल, इस्तेमाल, टैक्स की वसूली और इन जमीनों की फरोख्त का इख्तियार भी रखेगी। ऑर्डिनेंस की शेक नंबर 49 के मुताबिक इसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इस ऑर्डिनेंस को लेकर हमने देखा कि वफाकी वजीर शिबली फराज साहब की तरफ से मौकिफ आया और उन्होंने कहा जी कि यह हुकूमत सिंध जजीरों के मामले पर सियासत कर रही है। इस वक्त शिबली फराज साहब ने जो आज कराची में भी थे उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हुकूमत सिंध खुद कोई काम करती है और ना करने देती है। चाहते हैं कि जज़ायर पर तरक्याती काम हो, गैर मुल्की सरमायाकारी आए। वफाकी हुकूमत जज़ायर के मामले पर कोई गैर आईनी इकदाम नहीं कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया इस वक्त इस पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि ये मामला सियासत हो रही है। क्या हो रहा है, इससे पहले के जो सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन, आज सिंध गवर्नमेंट लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट का जो एक मामला आया, उन्होंने कहा है कि हम इसको आपके सामने पढ़ भी देता हूँ इस लेटर को, जिसमें तीन नुकात की बात की गई। इसमें कहा गया कि आइलैंड शेल बी डेल्ट विद एज पर लॉ, जो कंडीशन सेट हुई थी, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी एग्रीड अपॉन एनी डेवलपमेंट or construction activity on the island shall also protect and promote the legitimate interest of local fishermen population। और इन 3 conditions पे we agreed to engage with the federal government for the development of this island subject to these following conditions। 3 conditions की बात सिंध गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी। अली जैदी साहब ने जिस नक्शे में हवाला दिया और वो कहते हैं कि दिस इज नोटिफाइड पोर्ट कासिम का जो उन्होंने जो इस वक्त दिखाया है ये 2 आइलैंड्स का, ये वो नक्शा जो अली जैदी साहब ने ट्वीट किया है। इससे कबल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं आपके सामने, आपको ये बताते चले कि इस मामले को लेकर एक तनाज़ा पहले भी रहा है और ये तनाज़ा क्या रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये तनाज़ा जो था इससे कबल एक जदीद शहर बसाने का ये ख्याल जो वफाकी हुकूमत को मौजूदा इस वक्त नहीं आया, इससे कबल भी इस वक्त जो है इसकी रवायत मिलती है। इनका जजीरों का तस्करा सबसे पहले 2006 में मीडिया के जरिए सामने आया था, जब उस वक्त की हुकूमत इन जजीरों पर दुनिया के जदीद शहर बसाना चाहती थी। इसके लिए इसने मुत्तहिदा अमारात के तामीराती ग्रुप से रब्ता किया और कसीर सरमायाकारी के लिए इसको आमादा कर लिया गया था। इस वक्त के वफाकी वजीर जो थे बाबर गौरी साहब थे एमक्यूएम के, और उन्होंने इस पे जो अखबारी बयान दिए थे उसमें उन्होंने कहा था कि समंदर में मौजूद जज़ायर पर शहर आबाद करने के लिए 2006 में उन्होंने कहा था कि वफाकी हुकूमत बुनियादी सर्वे का काम मुकम्मल कर चुकी है। यह भी कहा था कि नए शहर का मास्टर प्लान बन चुका है और इस नए शहर की आबादकारी के लिए 1 दर्जन से जायद आला सतही इजलास किए जा चुके हैं, और यह कहा था कि इस मंसूबे का स्टेक होल्डर
मेन स्टेक होल्डर कराची पोर्ट ट्रस्ट यानी केपीटी होगा। और हुकूमत के साथ जब हुकूमत खत्म हुई मुशर्रफ साहब की, तो ये मंसूबा जो था कागजों में दबकर रह गया। इसके बाद दोबारा इस तनाज़े ने साल 2013 में जन्म लिया, दोबारा सर उठाया। इस वक्त वफाकी हुकूमत यहाँ कसीर सरमायाकारी करना चाहती थी और बड़ी पैमाने पर कहा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकती है, और इसका मुआहदा जो है होने जा रहा था। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब सूबाई वजीर हैं, हमें ज्वाइन करें, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। नुसरत सहर अब्बासी साहबा GDA से, और जनाब शाह बोस्तो साहब माहिर कानून साथ होंगे। तैमूर तालपुर साहब, ये आज गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, वफाक कह रहे हैं कि इस वक्त आप सियासत कर रहे हैं, आप चाहते नहीं है कि आप डेवलपमेंट हो इस सूबे की। क्या वाकई में ये मसला है कि आप लोग नहीं चाहते कि तरक्याती काम हो? तैमूर तालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चाहते कि तरक्की हो, और इसी वजह से जब एक प्रपोजल वफाकी हुकूमत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी सिंध को आया, हमने उस प्रपोजल को स्टडी किया, और उस प्रपोजल स्टडी करने के बाद हमने उनको एक गो अहेड दिया, ताकि हम उनके साथ काम करना चाहते थे। हमने जो उनको लेटर दिया, उस लेटर में 3 शर्त थे। पहली बात तो रूल्स बनेंगे, हम कंक्लूजन पर आएंगे, उससे पहले हम अपने उस मौकफ की बात करेंगे जिस तरह से उसको काम उस आइलैंड पे होना चाहिए होगा। हमने उसमें दूसरी बात डाली थी कि वहां पर जो भी लोकल्स वहां पर रह रहे हैं उनका ख्याल किया जाएगा, और उनकी मर्जी से उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उनको उनका वेलफेयर भी उसमें आना चाहिए। हमने एक मुस्बत लेटर लिखा, और उसके बाद हमने इंतजार किया कि ऑफ कोर्स इस लेटर का हमें कोई ना कोई जवाब आएगा, और उस वक्त बैठकर हम उन टर्म्स और कंडीशंस पे बात करेंगे जिसका हमने उनको क्लियरली बताया हुआ था। जिसमें सबसे पहले तो ये था कि सिंध हुकूमत का ही सरबराही होगी वहां पर, वफाक हमारे साथ काम करेगी, और बाकी चीजें मैंने आपसे भी रिपीट की, वो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँ, वो सारी चीजें उसमें मैं डालनी थी। पता कुछ अरसे बाद चलता है बैठे बैठे कि वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस भी बना लिए 2 महीने पहले, छुप छुपा कर, बगैर हमारी कंसल्टेशन के, और बगैर वो पहले शर्त पे जो हमने लिखा था कि हम अपनी कंडीशन उसमें रखेंगे, सिंध हुकूमत अपनी कंडीशन रखेगी। अच्छा, बैठे बैठे वो ऑर्डिनेंस भी आ जाता है। बीच में हमें पता चलता है कि गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब जो है छुप छुपा के बिजनेस टाइकून से मीटिंग भी कर रहे हैं। तो ये तो फिर बहुत ही बड़ी नाजायजी है। और जैसे पता चला हमने उसके अगले दिन ही मीटिंग रखी कैबिनेट की, सिंध काबीना में बैठ के 100% वोट्स के साथ, यानी कि हर किसी मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको अपोज किया है, जिसकी बेसिस पर हमने 2 फैसले किए थे। एक तो वो लेटर जो हमने पहले इनको एक दिया था, हम विड्रॉ करेंगे। सेकेंडली, जितनी भी पॉलिटिकल सियासी पार्टीज हैं पाकिस्तान में, मेंबर्स हैं, उन सबको सिंध हुकूमत खत लिखेगी और उनसे उनकी मदद चाहेगी, ताकि इस गैर कानूनी काम में जो आर्टिकल 172, 173 और मजीद गुफ्तगू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने यूनानिमसली 100% वोट्स के साथ ये फैसला कर दिया है। अब सिंध हुकूमत का फैसला तो हो चुका है, आईन और कानून क्या कहता है ये भी जानते हैं, अपोजिशन क्या कहेगी सिंध की, इस पर ये भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद भी नकाब में हमारे साथ है। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन सवालात इन आइलैंड्स, इन जजायर के हवाले से कि आखिरकार ये मिल्कियत किसकी है, यही सवाल पूछते हैं। तैमूर तालपुर साहब आपसे पूछूंगा, क्योंकि ब्रेक आए बीच में। अली जैदी साहब तो ये कहते हैं कि दिस इज अनक्लेम्ड, यानी जो अनक्लेम्ड टेरिटरी आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, वो आपने कि दैट इज डिस्प्यूटेड या दैट इज द प्रोविंशियल डोमेन। लेकिन इस पर तो वो कहते हैं पोर्ट कासिम का क्लेम है, वो नक्शा जारी करे, कह रहे हैं कि दिस इज पोर्ट कासिम अथॉरिटी, हमें जरूरत नहीं है, मिल्कियत ही हमारी है। तो ये तनाज़ा हल हुआ है या मजीद बढ़ गया आपके इनकार के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद? तैमूर साहब। तैमूर साहब की आवाज हम तक जी, हम तैमूर साहब जी आ रही है। तैमूर साहब जी फरमाएं, जी बोले। पहली बात तो अगर ये जमीन पोर्ट कासिम के ही अंडर थी और उनकी टेरिटरी में थी, तो इनको जरूरत क्या थी
कि ये लोग आके और ये अथॉरिटी बनाते और ये ऑर्डिनेंस निकालते, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस बन के आई, उसके बाद ये सब इन लोगों ने किया। तो ये पहली चीज तो यहाँ पे है। उसके बाद लेट्स कम टू जो हमारे आर्टिकल 172, 173 और 249 कहते हैं। बेसिकली अब आपको मैं पहले बताऊंगा प्री 18th अमेंडमेंट और फिर पोस्ट 18 अमेंडमेंट के सिलसिले। प्री 18 अमेंडमेंट में जो होता था, जो भी आपकी लैंड्स पानी के ऊपर होती थी, जहाँ पे पानी था वो मिल्कियत होती थी वफाकी सरकार की। पर जैसी वो जमीनों के ऊपर से पानी हट जाता है, वो सबमर्ज नहीं रहती, तो वो होती हैं जमीनें, इट इज देन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो। और 22 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है, उसके अंदर से कोई भी इस चीज को आपसे ले ही नहीं सकता, वफाक का उससे कोई वास्ता नहीं है। अब आ जाते हैं पोस्ट 18th अमेंडमेंट क्या है। पोस्ट 18 अमेंडमेंट जो आपको लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू देम जितने भी आपके 22 किलोमीटर के अंदर फासला है जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे भी, अगर अंडर वाटर भी कुछ है तो उसकी भी जो मालकी है वो मालकी उस हुकूमत की है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो चाहे वो सिंध की हो। तो ये तो बात बहुत क्लियर होगी। 2010 में एक बहुत फेमस कोर्ट केस हुआ था और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत क्लियर ये चीजें वाजे कर दी थी, तो उन पर तो कंटेस्ट भी नहीं हो सकता। बेसिकली ये ऑर्डिनेंस लाना है, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं। यू कैन नॉट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो हमसे एक लेटर ने इलीगल लेटर लिया था जिसकी अब कोई बेसिस ही नहीं थी, वो लेटर नन एंड वॉइड हो गया। पर अगर वो लेटर भी दे दें, कुछ भी कर ले, फिर भी उनके पास, वफाक के पास ये ताकत, ये पावर नहीं है, कोई भी इसी किस्म का कोई लॉ नहीं है जो कि इनको उस जमीन की मालकी दे सके। आप लोगों ने जो आज खत लिखा है, शाह ओसो साहब भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, सीनियर माहिर कानून है। शाह साहब, आर्टिकल 172 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 239 सब क्लॉज 4 का हवाला दिया है, जो आज सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर गया लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध की तरफ से। मसला ये कि इस पर जो शासद तैमूर साहब बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी ओनरशिप है इन जजायर पर, और वफाकी हुकूमत तो बाकायदा, जो अली जदी साहब ने ट्वीट किया आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि दिस इज आवर ओनरशिप, और ये जो आता है ये दिस इज क्लेम्ड बाय पोर्ट कासिम, और इसमें 18th अमेंडमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा है। शाह साहब, ये किसकी ओनरशिप है ये जजायर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 172 सब क्लॉज 2 के 18th अमेंडमेंट के बाद की जो पोजीशन है, उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर जो बेस लाइन से मेजर होता है, उसमें चाहे रॉक्स हो, चाहे आइलैंड्स हो, चाहे उसमें कोई मादनियात हो, कोई भी चीज हो, वो प्रॉपर्टी प्रोविंस की है। और फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन के बाद शुरू होती है। लेकिन अगर आप जो टेरिटोरियल वाटर्स और मैरीटाइम एक्ट है 1976 का, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको उसमें सेक्शन 4 कहता है कि बेस लाइन आपकी काउंट होगी वहां से जहां आइलैंड सीवर्ड आइलैंड की जो लैंड है वो सीवर्ड शुरू होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 आइलैंड्स हैं, बुंदल एंड बुडो, ये हमारी जो टेरिटोरियल वाटर्स जो सिंध का है वो एक्चुअली उन आइलैंड्स के बाद शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो जमीन जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हमारी प्रोविंस ऑफ सिंध की है, नंबर 1। नंबर 2, पोर्ट कासिम को जो जमीन दी गई थी वो दी गई थी सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। अगर आप आर्टिकल 152 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सख्त कंडीशंस रखी गई हैं। आर्टिकल 152 कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंस से जमीन ले सकती है, लेकिन इस शर्त पे कि वो जमीन जिस मकसद के लिए ली जाएगी, उस मकसद यानी उस पर्पस के लिए लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस फेडरल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। यानी जो शेड्यूल 4 में सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के मुतलिक ही अगर वो लैंड चाहिए उनको, अगर आपको पोर्ट्स बनाने हैं, अगर आपको अब मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस की जो है इंस्टॉलेशंस कायम करनी है, रेलवेज वगैरह जो आपके शेड्यूल 4 में है, उससे मुतलिक ही आप जमीन ले सकते हैं। और उसमें भी शर्त है
अगर आप प्रोविंस से जमीन लेंगे तो आप एक एग्रीमेंट के तहत लेंगे, और अगर आपने उस एग्रीमेंट की वायलेशन की, डिफॉल्ट किया, तो फिर प्रोविंस को हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कह के आर्बिट्रेटर मुकर्रर करवाए, और फिर वो उस जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एग्रीमेंट होगी, उस पे वो आर्बिट्रेशन होगी। जिससे आप अंदाजा करें कि प्रोविंशियल जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसकी कितनी सैंक्टिटी है, उसको सर कितनी ये अहमियत। आईनी कानूनी तौर पे सिंध हुकूमत की जमीन है अगर, और ये ऑर्डिनेंस आ चुका है, तो तैमूर साहब आपसे पूछूंगा पहले, मैं इसमें एक गुजारिश शाह साहब आप पहले बता दें शाह साहब, क्योंकि फिर आप कानूनी हैसियत क्या है, एक तरफ ऑर्डिनेंस है, एक तरफ ये आइन के आप शिके बता रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक गुजारिश किधर स्टैंड कर रहे हैं मामला? जी शाह साहब, मैं गुजारिश करूं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, इसका सेक्शन 3 कहता है कि ये जो दोनों आइलैंड्स हैं, ये अब प्रॉपर्टी वेस्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट में, यानी ये प्रॉपर्टी अब ओनरशिप हो गई, उसके सारा जो भी राइट्स एंड इंटरेस्ट जितने भी हैं वो ट्रांसफर हो गए, फेडरल गवर्नमेंट को पास की प्रॉपर्टी मिल गई। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि आपने सिंध का की जो बाउंड्रीज हैं, ये गौर से सुनिएगा, जो सिंध की बाउंड्रीज हैं, जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, जो आर्टिकल 1 में जिनका जिक्र है, जिसमें लिमिटेशन जो प्रोविंस की जो आर्टिकल 1 में है, वो उसमें सिंध का जो बाउंड्रीज है, उसमें ये 12 नॉटिकल माइल वाली टेरिटरी भी शामिल है। आपने ऑर्डिनेंस के जरिए, सदारती हुक्म के जरिए, आपने उस आर्टिकल 1 की भी वायलेशन की, ऑल्टर कर दिया आपने, और प्लस आपने आर्टिकल 239(4) जिसका हवाला दिया है इस खत में, आज जो नोटिफिकेशन है इसमें है 294 का हवाला जो आप सिर्फ जो है, अगर किसी प्रोविंस की बाउंड्री को ऑल्टर करेंगे तो न सिर्फ आपको अपर हाउसेज में, सेनेट और नेशनल असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, बल्कि आपको उस असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली की भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगेन मैं ये आपसे इसलिए ये तमीद बांध रहा हूं कि आप देखें कितनी सैंक्टिटी है, कितनी उसका एग्जैक्टली शाह साहब, बड़ी अहम बात है। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, लीगल रेमेडी क्या होगी अब आपकी? आप लोगों ने क्या सोचा? क्योंकि अभी शाह साहब कह रहे हैं आर्बिट्रेटर, मामला कोर्ट, अब एक तरफ ऑर्डिनेंस है, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं आपकी आईनी पोजीशन है, हल क्या मामला कोर्ट में होगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? काबीना ने क्या स्ट्रैटेजी कोई मुरतब की है? तैमूर तालपुर साहब देखिए, काबीना ने तो इसको फुली रिजेक्ट कर दिया है, इंडोर्स कर दिया उस चीज को, और हुकूमत ने वो लेटर जो इनसे बातचीत का दिया था, वो लेटर भी हमने कैंसिल कर लिया। तो इनके पास अब कोई जवाब रहता नहीं है, किसी किस्म की ओनरशिप का, किसी किस्म का राइट को इन पे रहता नहीं है। अफसोस और दुख की बात यह है कि ये जितनी भी सिलेक्टेड हुकूमत के जो बैठे हुए वहां पे, चाहे हमारे सदर साहब हों या हमारे वफाकी वुज़रा हों, उन लोगों को कानून का कुछ तक पता नहीं है। वो काम करने के बाद देखते उन्होंने किया कि अगर यही चीज किसी कानूनी माहिर से डिस्कस करते तो उनको बताता कि आप जो है ना अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी का आपने क्या ख्याल रखा है? आपने वो बयान ट्वीट सुना होगा चेयरमैन साहब का कि भाई ये तो वही हाल है जो मोदी कर रहा है कश्मीर में, वही इमरान खान की हुकूमत कर रही है सिंध के साथ। इस तरह थोड़ी आगे कोई कब्जा करके बैठ सकते हैं, या क्या सिंध की हुकूमत या सिंध के लोग इतने कोई कमजोर हैं, इतने कोई मायूस लोग हैं जो आके किसी को भी कब्जा करने देते? ये हमारी जागीर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, और हम किसी हाल में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इनके पास कोई लीगल राइट नहीं है। दे आर, ये तो भी जब अपने कानूनी माहिरों से डिस्कस किया होगा, उन्होंने इनको बता दिया होगा कि आपने बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया है, अनदर ब्लंडर, अनदर फेदर इन द हैट ऑफ इमरान खान आ गया है, जैसे बाकी आए थे। तो इसमें कोई फिक्र करने की, कोई परेशान होने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, बस कोई जवाब नहीं रहता, इनके पास कोई कानूनी तरीकेकार नहीं है। ये अब अपनी सिर्फ जान छुड़ा के किसी तरह चाहेंगे कि इस मैटर को बंद कर दें। नहीं, और शाह साहब आपको क्या लगता है? सबसे जो बड़ी बात है, अच्छा तैमूर साहब आप बात कर लेंगे, जो हमने 3-4 चीजें कही थी, उसमें इनका जो सब क्लॉज 45, 46 और 47 है, उनमें उन्होंने 3 बहुत ही गलत किस्म की बातें की है। पहली बात, उन्होंने ये पावर दे दिया है कि वहां के लोकल आदमियों को आप कहीं से भी हटा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने शायद 46 में कहा है कि ये जमीन अपना तो रखे, पर ये आगे थर्ड पार्टी को या थर्ड कंट्री को भी बेच सकते हैं। थर्ड, उन्होंने ये उसमें कहा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वहां पे लोकल लोग उसको भी खत्म कर सकते हैं। थोड़ी होते तो भी बलूचिस्तान वाला हाल एग्जैक्टली। तैमूर साहब, नुसरत सैर अब्बासी साहबा, आपका मौकिफ इस पर क्या होगा? क्योंकि अब ये सिंध हुकूमत तो इसको रिजेक्ट कर चुकी है, वापस ले चुकी है, जुलाई वाला लेटर। नाउ व्हाट नुसरत सैर साहबा?
राब्ता मुनक़ता हुआ है नुसरत सैर अब्बासी साहबा से राब्ता मुनक़ता हुआ है। शाह साहब आप बताएं, क्योंकि आपको क्या लगता है ये मामला इतने आसानी से हल होगा या इसका कोई आपको लगता है लीगल कॉम्प्लिकेशंस में हम फंसने वाले हैं, फिर मामला ये अदालतों में जाने लगा है और ये जो प्रोसीडिंग्स और समातें ये सब होना है, या ये हल हो जाएगा? शाह साहब देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंध असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, प्रॉपरली रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनको नेशनल असेंबली और सेनेट में भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। सेनेट में तो इनकी मेजॉरिटी है, वहां पे भी ये रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। और चूंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ एक लेटर लिखा है, पहले पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने लेटर लिख के इजाजत दी कि हाँ जी आप इन आइलैंड्स को, बेशक आपके लिए ये आइलैंड्स अवेलेबल हैं। अब जाहिर है मैंने आपसे जो गुजारिश की थी कि ये ट्रांसफर ऑफ लैंड सिर्फ एक ही पर्पज के लिए हो सकती है, यानी वो पर्पज जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस हो, यानी वो कानून सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही बना सकती है जिस सब्जेक्ट के हवाले से, उस हवाले से ही वो जमीन ले सकती है किसी प्रोविंस से। जबकि ये कमर्शियल एक्टिविटी करना, शहरों की डेवलपमेंट करना, ये तो फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन आप कह रहे हैं कि असेंबली सेनेट सब ये पास करे, शाह सब। नुसरत सैर अब्बासी साहबा, आपकी पार्टी इस पर क्या स्टैंड रखती है? ये जो मामला तनाज़े और खड़ा हो चुका है वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान, वेयर डू यू स्टैंड, क्या मौक़िफ़ है आपका? नुसरत सैर अब्बासी साहबा। थैंक यू सो मच सैफान, हमने अपना मौक़िफ़ दे दिया। मुख्तलिफ सवालों से स्टेटमेंट आ चुकी है। जीडीए के जनरल सेक्रेटरी, जीडीए के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने अपने अपने हिसाब से अपनी जगह पर वो मौक़िफ़ रख दिया कि भाई ये जो कुछ किया, सीधा सीधी बात है। पीपुल्स पार्टी ने, कहते हैं ना कि वो पीछे से सारा काम करके और उसके बाद अब बहुत अच्छे से बन रहे हैं। इतना अर्सा पहले वो सारी चीजें, उनका नोटिफिकेशन और वो डिटेल सारी कल निकाल दी गई, सबके सामने आ गई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने एक और बड़ा स्कैम ब्रेक करते हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने सुराग लगाया ऐसे तकरीबन 500 पेट्रोल पंप्स का जो गैर कानूनी तौर पर कायम है, गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर, यानी अरबों रुपए का जो सेल्स टैक्स है वो फ्रॉड भी अलग हो रहा है, जो एवेड किया जा रहा है टैक्स इस्तेमाल के थ्रू। आज एंटी करप्शन की होने वाली ये कार्रवाई अपने आप में बड़ी नौयत की कार्रवाई है और इसके पीछे जो पसे पर्दा किरदार छुपे हैं उन पर ही बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कार्रवाई हुई क्या है। करप्शन पंजाब ने पंजाब भर में तकरीबन 495 ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जिनका सुराग लगाया और एंटी करप्शन ने इनमें से 202 पंप्स की चेकिंग मुकम्मल कर ली और 154 के करीब जो पंप्स हैं इनको सील कर दिया। बाकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, ये डीजी एंटी करप्शन पंजाब का बयान है। बेशतर फ्यूल स्टेशन पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हिफाजती इंतजाम नहीं थे। पहली बात, इन पेट्रोल पंप्स का ना तो ऑयल मार्केटिंग यानी जो ओएमसीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कोई मुआहदा है और ना ही फॉर्म के इनके पास मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म के, वो इनके पास मौजूद नहीं है। ये पेट्रोल पंप्स स्मगलिंग का पेट्रोल बेचकर हुकूमत को सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। इन पेट्रोल पंप्स पर केरोसिन के साथ डीजल मिक्स करके बेचा जा रहा था और पेट्रोल पंप्स पर हिफाजती इकदाम ना होने से लाखों इंसानी जानें दांव पर लगी थी। एंटी करप्शन पंजाब ने मजीद कहा है जी कि इन गैर कानूनी पंप्स के खिलाफ पंजाब भर में खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। आपको फहरिस्त दिखाते हैं, ये जो पंप्स हैं इनकी फहरिस्त आपके सामने रख देते हैं। ये जो बैन किए गए हैं, जिनको सील किया गया है या जिनके बारे में जो नोटिफिकेशन आया है, जो सारी डिटेल्स आई हैं, ना इनके पास डीसी है फ्रॉम द एनओसी, जो डीसी की एनओसी होती है वो नहीं है इनके पास। जो एक्सप्लोजिव लाइसेंस होता है के फॉर्म, वो भी जो इनके पास है वो अवेलेबल नहीं है, नील लिखा हुआ आ रहा है इस पर। और जो 154 सील हुए उनके आगे आप पढ़ रहे होंगे कि सील्ड जो है इस वक्त हो चुके हैं, जिनको सील कर दिया गया है। मैं बात करता हूं वकार अजीम साहब से, जो कि इस वक्त तर्जुमान है एंटी करप्शन पंजाब के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। वकार साहब, बहुत बड़ी कार्रवाई है, मुझे पहले ही बताएं क्योंकि ये मैं जो पढ़ रहा हूं नाम, ये तमाम पंप जो थे वो बड़ी ओएमसीज के नाम पर ऑपरेट हो रहे थे। यही इनके पास डीलरशिप भी थी या नहीं थी? क्या था ये मामला?
जी सैफान, आपने जिस तरह अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से बताया है, इनके बुनियादी तौर पे ये जो फ्यूल स्टेशन है, इनके 3 मसाइल हैं। एक तो ये है कि इनके पास जो मुआहदा होता है, जब ये ओएमसी के साथ एक डीलर मुआहदा करता है, या तो वो एक्सपायर हो गया हुआ है, अगर वो मुआहदा है तो इनके पास के फार्म नहीं है, और अगर इनके पास जो है वो के फार्म है तो इनके पास डीसी का लाइसेंस, डीसी का एनओसी नहीं है। अब ये तीनों में से इनके पास कोई ना कोई वायलेशन हो रही है, जिसकी वजह से एक तो जानी और माली नुकसान जो है उसको बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, उसका अंदेशा है। और क्योंकि ये एक्सप्लोसिव ये चीजें होती हैं, ये जो फ्यूल होता है, ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत होती हैं, ये हाईली इनफ्लेमेबल होती हैं, तो इनका जो कंट्रोल है वो एनवायरनमेंट जो होता है, जिस तरह ये कंट्रोल करते हैं या उसको स्टोरेज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो। सर ये जो के लाइसेंस है, ये तो ओगरा जो है इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो वो क्या कर रही थी? जो 500 पंप्स चल रहे थे, जो आपने सुराग लगा लिया है, तो ओगरा और रेगुलेटरी बॉडीज क्या कर रही थी वकार साहब? उनके इल्म में है ये कार्रवाई आप जो कर रहे हैं? जाहिर है अब तो ये सभी के इल्म में आ चुकी होगी, तमाम डिपार्टमेंट से। जो कंसर्न डिपार्टमेंट में ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि जो मुतलका महकमे हैं, ये बुनियादी जिम्मेदारी तो जी उनकी होती है कि वो इसको रेगुलेट करें, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन एंटी करप्शन पंजाब बीइंग ए वॉच डॉग जो है वो इन चीज़ों के मामलात को देख रहे होते हैं, और हमारी अपनी जो सोर्स रिपोर्ट्स होती हैं वो हमें आ रही होती हैं, उनके ऊपर जो है वो बड़ी अथेंटिक होती है, उसके ऊपर हम कार्रवाई अमल में लाते हैं। तो इस तरह ये जो है इसके खिलाफ डीजी एंटी करप्शन ने बड़ी डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी कि ये तो एक तो अरबों रुपए की इससे टैक्स की चोरी हो रही है, सरकारी पैसा जो है वो इवेड हो रहा है, और दूसरा ये कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई तानिया हो जाता है, क्योंकि ये इनमें मेजोरिटी जो है वो पब्लिक प्लेसेस के पास है, तो ये एक बड़ा खौफनाक ये कोई हादसे का बायस बन सकते हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको हम सील कर रहे हैं। सर ये हमने, क्योंकि इसके पीछे कोई 62 शख्सियात हैं, क्योंकि 500 बम्स हैं इस पर, आपने 154 सील कर दिए हैं, क्या इसमें पसे पर्दा किरदार है? बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जी सर फाम, अभी इट इज टू अर्ली टू से, बट आई मीन लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे फ्रॉम द रियल इशू। रियल इशू ये है कि ये एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो भी लोग हैं, जितना भी वो पावरफुल है, जितना भी इन्फ्लुएंशियल है, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने हमारा ये बड़ा एक इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला जो है वो इसको जबरदस्त तरीके से सरंजाम एक जो लिस्ट एक और है जिसके अंदर डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं ओएमसीएस की तरफ से, और ये 15/9/2020 को प्रोवाइड की गई हैं एक मीटिंग के अंदर, तो उसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित-बल्तिस्तान, एजेके, आजाद जम्मू कश्मीर सबकी फहरिस्त मौजूद है। ओएमसीएस ने भी लिस्ट फराहम की है आपको उस पर एंटी करप्शन को, और ये तो पूरे मुल्क की है, इस पर आपने पंजाब में कार्रवाई शुरू कर दी है, ये लिस्ट भी इसमें एक सोर्स रिपोर्ट है। जी सैफान, इसमें बुनियादी तौर पे ये पूरे पाकिस्तान में 630 इस तरह के फ्यूल स्टेशन हैं, उसमें से 495 जो है एक बड़ी तादाद जो है वो पंजाब में है, सिंध में कुछ 74 है, केपी में 45 है, बलूचिस्तान में 12 के लगभग है, इस तरह जीबी में 3 है और एजेके में 1 है। तो लेकिन बाकी सूबों में अभी इसके ऊपर कार्रवाई शुरू नहीं हुई। एंटी करप्शन पंजाब ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और हमने क्रैक डाउन इनके खिलाफ शुरू कर दिया है, और ये बड़ा जबरदस्त जा रहा है। इंशाल्लाह ताला हम इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। सैफान, इसमें जो बात नोट करने वाली है, मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर पाऊं जी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन स्कैम्स ब्रेक किया। आज बताया वो किस तरह से इलीगल पेट्रोल पंप्स के ऊपर इलीगल पेट्रोल, स्मगल शुदा पेट्रोल जो कि 1 लीटर पे 45 रुपए टैक्स एवेजन करके बेचा जा रहा है, और एंटी करप्शन ने सुराग लगाया ऐसे 495 पेट्रोल पंप्स का पंजाब भर में, और ऐसे पूरे मुल्क में तकरीबन 600 से ज्यादा पंप्स मौजूद हैं। इसी तरह से आपको बताया कि जजायर के मामले के ऊपर सिंध और वफाक के माबैन जो मामला सियासी तनाज़े और एक कानूनी शक्ल इख्तियार करने जा रहा है, आखिरकार उस पर आईनी और कानूनी हैसियत क्या है और सियासी राय इस मुख्तलिफ पार्टी से क्या है। आपका फीडबैक हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर मौसूल होता है। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।